नमस्कार, मैं अजय कुमार। अडानी ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला बिल्कुल वही है जिसे पढ़कर फिर से यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता की अनैतिकता न्याय पर हावी होती जा रही है। फिर से यह कहा जा सकता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वह बेईमान राजनीति को हावी नहीं होने देगी। यह बात महज किताबी बनकर रह गई है। हकीकत की दुनिया में न्याय राजनीतिक सत्ता के यहाँ गिरवी रखी हुई लगती है। यह सारी बातें अडानी ग्रुप पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिट क्यों बैठती है, यह समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप पर आरोप क्या लगे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान उन आरोपों को शामिल किया जो सबसे गंभीर आरोप थे? विपक्षी दल खासकर कांग्रेस क्यों यह बार बार कह रही थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः फैसला क्या सुनाया है? अडानी ग्रुप के कारोबार करने के गलत तौर तरीकों पर आज से नहीं और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से नहीं, बल्कि भारत के कई खोजी पत्रकार कई सालों से बहुत ही शानदार रिपोर्ट पेश करते आए हैं। इन सभी रिपोर्टों को इकट्ठा कर 24 जनवरी साल 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के भीतर चल रही वित्तीय धांधली का रेसा खोल दिया। भले इस रिपोर्ट को कोई शॉर्ट सेलिंग कंपनी की रिपोर्ट कहकर खारिज कर सकता है, मगर इसमें वही सारे सवाल शामिल थे जो भारत के पत्रकार सालों साल से मोदी सरकार से अडानी ग्रुप के कारोबार पर पूछते आ रहे थे। इस रिपोर्ट का इतना खतरनाक असर हुआ कि 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी हुई, तब गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति तकरीबन 120 बिलियन डॉलर थी। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स देखते ही देखते चंद दिनों के भीतर दुनिया के 30 सबसे अमीर शख्सों की लिस्ट से बाहर हो चुका था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के कारोबार के भीतर चल रही धांधली पर एक के बाद एक देश और देश के बाहर से रिपोर्ट जारी होने लगी। उन सभी रिपोर्टों का इशारा इस तरफ था कि अडानी ग्रुप का साम्राज्य का सबसे बड़ा आधार नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नजदीकियां हैं। मोदी और अडानी की मिलीभगत से बनी रही भारत की आर्थिक नीतियां हैं। मोडानी मॉडल की वानगी देखिए। मौजूदा वक्त में अडानी ग्रुप का कारोबार भारत के तकरीबन हर क्षेत्र में मौजूद है। अडानी ग्रुप कोयला खनन से लेकर के टेलीविजन चलाने तक का काम करता है, बंदरगाह से लेकर के हवाई अड्डे के रखरखाव तक का काम करता है, कृषि से लेकर के ग्रीन एनर्जी तक में अडानी ग्रुप समाया हुआ है। साल 2000 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले गौतम अडानी की कुल संपत्ति 3300 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तब तक इसमें 5 गुने का इजाफा हो चुका था। अडानी की संपत्ति तकरीबन 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। साल 2020 में लॉकडाउन शुरू होने से पहले अडानी की कुल संपत्ति तकरीबन 66,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। मगर जब लॉकडाउन में देश के ज्यादातर परिवारों की संपत्ति गिर रही थी, उस समय अडानी की कुल संपत्ति रॉकेट के रफ्तार से बढ़ी और सितंबर 2022 में यह 12 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गई। एक तरह से देखा जाए तो अडानी मामले पर भारत का पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा दिखने लगा। जनता की बजाय अडानी और मोदी की मिलीभगत से चल रही भारत की अर्थव्यवस्था साफ साफ दिखाई देने लगी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति और कॉरपोरेट के बीच गठजोड़ को लेकर किसी भी तरह की छानबीन की बात नहीं की, जबकि यह गंभीर आरोप था। अडानी के पूरे साम्राज्य की बुनियाद में नरेंद्र मोदी की सत्ता से मिले नाजायज सहयोग की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही थी, मगर इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जिक्र नहीं किया, जबकि यह भी गंभीर आरोप था। कांग्रेस पार्टी ने हम अडानी के हैं कौन नाम से प्रधानमंत्री से 100 गंभीर सवाल पूछ दिए थे। पहली नजर में देखने में यह सभी सवाल शासन प्रशासन पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से शेयर प्राइस में अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी दिखी है, उस अस्थिरता से आम निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए हमें लगता है कि मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी मूल्यांकन करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को काम सौंपा
कि यह कमेटी बताए कि किन कारणों की वजह से हाल ही में बाजार में इतनी बड़ी अस्थिरता देखने को मिली है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वह छानबीन करे कि क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है। नियम 19A का मतलब किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर 75% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकते हैं। अडानी ग्रुप पर यही आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया था कि यह असलियत में अडानी ग्रुप के प्रमोटर के पास कंपनी के 75% से ज्यादा शेयर हैं। इसी वजह से स्टॉक मैनिपुलेशन संभव हो पाया और अडानी ग्रुप के प्रमोटर ने शेयरों की कीमत बढ़ाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था तो आर्थिक मामलों के जानकार और फ्रंटलाइन के भूतपूर्व आर्थिक पत्रकार वी श्रीधर ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर ट्विटर पर एक लंबा थ्रेड लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इस पूरे आदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सेबी को बेदाग कर दिया गया है। हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का मूल बिंदु यही है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के पास नियम के मुताबिक जितनी इक्विटी होनी चाहिए उससे ज्यादा इक्विटी है, मतलब 75% की इक्विटी होनी चाहिए, मगर दूसरे मुल्कों में फर्जी कंपनियां बनवाकर उसमें अपना पैसा डालकर फिर उस पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने 75% की लिमिट तोड़ी है। पब्लिक के लिए पहले से ही कम मौजूद इक्विटी कम हुई है, सप्लाई कम और ज्यादा डिमांड का खेल खेलकर स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है, शेयर प्राइस की कीमत बढ़ाई गई है, शेयर प्राइस की बढ़ी हुई कीमत दिखाकर बढ़ा हुआ कर्जा लिया गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यही वह आरोप है जिसकी बुनियाद पर अडानी ग्रुप की सभी धांधलियां खड़ी होती हैं। वॉलेटिलिटी यानी कि शेयरों की कीमत की अस्थिरता पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है, मगर यह तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सेबी तो इस बात में भरोसा करने वाली संस्था है कि बाजार सबसे अच्छी तरह से जानता है कि अगर किसी तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो यह सेबी की जिम्मेदारी नहीं है कि वह शेयरों की कीमत को स्थिर करे। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस गिरने पर तो चिंता जताई, मगर उसका क्या जब फंडामेंटल कमजोर होने के बावजूद भी शेयर प्राइस आसमान छूने लगते हैं। अडानी ग्रुप पर बहुत लंबे समय से आरोप लगते आए हैं। इन आरोपों पर सेबी ने क्या किया, सेबी ने किस तरह की छानबीन की, इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूरी तरह से छूट दे दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की निवेशकों की सुरक्षा की चिंता तो जायज है, मगर सेबी के कामकाज को लेकर जो छूट दी गई है वह ठीक नहीं है। पूंजी बाजार का रेगुलेटर होने के नाते यह सेबी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बाजार में किसी भी तरह की अनियमितता हो रही है तो वह सरकार की सभी संस्थाओं को साथ में लेकर छानबीन करे। पूरी दुनिया के सामने है कि अडानी ग्रुप के मामले में सेबी ने रेगुलेटरी बॉडी होने का काम ढंग से नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एहसास होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के साथ नरमी से व्यवहार किया है, खासकर तब जब सेबी भारतीय पूंजी बाजार की विश्वसनीयता की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। मई में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ज्यादातर मीडिया में यह कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है, मगर द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी। यह रिपोर्ट बताती है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के चौथे अध्याय में सेबी की रेगुलेटरी परफॉर्मेंस का जिक्र है। इस अध्याय से यह संकेत निकलता है कि अडानी ग्रुप के भीतर बहुत ही गंभीर आर्थिक अपराध की संभावना छिपी हुई है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अक्टूबर 2020 से सेबी ने 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की छानबीन शुरू की। टैक्स हेवन देश में मौजूद इन इन्वेस्टमेंट को जोड़ देने से यह साफ साफ निकल रहा था कि प्रमोटरों के पास 75% से ज्यादा शेयर है। यह सेबी के नियम का उल्लंघन है, मगर इसके बावजूद भी सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सो कॉज नोटिस नहीं जारी किया। सेबी अपने संदेह और जांच के बावजूद आज तक इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर मौजूद अल्टीमेट बेनिफिशियरी का पता लगाने में असफल रही है। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक सेबी यह काम करने में इसलिए असमर्थ रही है क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशन से जुड़े सेबी के नियमों में साल 2018 और 2019 के बाद इस तरीके का संशोधन किया गया कि विदेश में मौजूद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ओपेक स्ट्रक्चर यानी अपारदर्शी संरचना के बारे में पता ना चले, इससे जुड़े हुए अल्टीमेट बेनिफिशियरी के बारे में पता ना चले, मतलब अंतिम तौर पर मालिक कौन है इसके बारे में पता ना चले। सेबी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टोरेट टैक्स यानी कि सीबीडीटी के पास भी गई ताकि वह इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की छानबीन करे, मगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेबी से कहा कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करती है जब तक
तब तक वह मामले की छानबीन नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले अंडा आया या मुर्गी, इस तरीके का खेल खेला गया और मामले को पचड़े में रहने दिया गया। जहां तक सेबी की छानबीन की बात है तो सेबी का डेडलाइन 14 अगस्त 2023 को ही खत्म हो गया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वह अडानी ग्रुप से जुड़े 24 मामलों का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पूरे बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के पास अडानी का मामला नवंबर 2023 को सुनवाई के लिए आया। वकील प्रशांत भूषण की तरफ से यह दलील दी गई कि सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए जिन आरोपों की छानबीन कर रहा है वह कोर्ट की देखरेख में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की निगरानी में की जाए। साथ में प्रशांत भूषण ने यह भी दलील दिया कि सेबी से संबंधित फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशन के नियमों में संशोधन कर दिया जाए, जिसकी वजह से अल्टीमेट बेनिफिशियरी का पता लगाने में अड़चन पैदा हो रही है। बिल्कुल जायज दलील दी गई थी प्रशांत भूषण की तरफ से, यही सारी दिक्कतें थीं। इन सभी दलीलों पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि सेबी अपने नियामकीय ढांचे में परिवर्तन करे, यह आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश तभी दे सकता है जब किसी नियामकीय ढांचे से मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता हो या नियामकीय ढांचे का नियम मनमाना किस्म का हो। ऐसा कोई भी वैलिड आर्गुमेंट ग्राउंड नहीं मिलता है जिसकी वजह से एफपीआई और एलओडीआर के नियम में बदलाव का आदेश दिया जाए। सेबी अडानी ग्रुप के 24 मामलों में से 22 मामलों में छानबीन पूरा कर चुका है। हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेबी को आदेश देते हैं कि 3 महीने का और वक्त देते हैं ताकि वह सभी मामलों की छानबीन कर रिपोर्ट सौंप सके। जहां तक यह दलील दी गई थी कि सेबी के ऊपर एसआईटी और सीबीआई इस मामले की छानबीन करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी चल रहे इन्वेस्टिगेशन को एसआईटी और सीबीआई को तभी सौंपा जा सकता है जब ऐसा दिखता हो कि जो संस्था इन्वेस्टिगेशन कर रही है वह ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में देरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि सेबी ऐसा कुछ भी कर रही है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को सेबी ही पूरा करेगी। इसे किसी एसआईटी या कोर्ट मॉनिटर्ड संस्था को नहीं सौंपा जाएगा। यह बात रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह ध्यान देने वाली बात है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोपों की छानबीन अब तक सेबी नहीं कर पाई है। सेबी को मिला हुआ डेडलाइन खत्म हो गया है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इसके आगे 3 महीने का और उसे समय दे दिया गया है। जब 10 महीने में छानबीन नहीं कर पाई तो पता नहीं कि वह 3 महीने में क्या ही बदल जाएगा। केवल यही होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जब सेबी को छानबीन का समय दे दिया गया था उस दौरान सेबी यह पता नहीं कर पाई थी कि वह 13 बेनाम सेल कंपनियां कौन थी जिन्होंने अडानी ग्रुप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मगर अगस्त 2023 में ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ने इन 13 बेनाम सेल कंपनियों में से 2 बेनामी सेल कंपनियों के अल्टीमेट बेनिफिशियरी की छानबीन कर यह पता लगाया कि यह सारी कंपनियां किसी न किसी तरीके से अडानी ग्रुप के प्रमोटरों से जुड़ी हुई हैं। इन सबका कुल स्टॉक मिलाकर के 75% से ज्यादा बनता है। यह सेबी के नियम का उल्लंघन है। अक्टूबर 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से यह पता चला कि जिस कोयले को अडानी ग्रुप की कंपनी विदेशों से आयात कर रही है उससे जुड़े इनवॉइस से ऊंची कीमत वसूली जा रही है। इस तरीके से अडानी ग्रुप ने तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए विदेशों में पहुंचाया है और वह फिर से पैसा अडानी ग्रुप के शेयर में लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी रिपोर्टों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वह इस तरह की रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दे कि यह सेबी के इन्वेस्टिगेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती हैं। मगर यह तो सवाल बनता ही है कि जब अडानी ग्रुप को लेकर के खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं उस समय सेबी किस तरीके से काम कर रही है कि वह खुलासा नहीं कर पा रही है, अंतिम मालिक का पता नहीं लगा पा रही है। क्या सेबी के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है? कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर मार्च 2023 में कहा था कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले पर जवाबदेह ठहराना है तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा कोई भी कमेटी इस मामले की छानबीन करेगी तो यह कमेटी सारे दोषियों को वैध ठहराने और दोषमुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की कोई जांच समिति इसका जवाब नहीं दे सकती है। इसका जवाब जेपीसी के जरिए ही मिल सकता है। यह समिति अपना काम करेगी मगर हमें सुप्रीम कोर्ट से
किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है। यह मामला महज सेबी के कानूनों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि असलियत में राजनीतिक और कॉरपोरेट साठगांठ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात को शामिल भी नहीं किया है कि यह राजनीतिक और कॉरपोरेट साठगांठ का मामला है। बिना जेपीसी के गठन के अलावा सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।